वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, वह कौन सा रूल है, वह कौन सा नॉर्म है जिसके आधार पर फायर सेफ्टी मैनेज होता है, हेल्थ सेफ्टी मैनेज होता है। तो यह एक प्रश्न जो है हर एक व्यक्ति के मन में उठता है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके आधार पर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, जिसके आधार पर हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट होता है और पूरी दुनिया इस फ्रेमवर्क को मानती है, फॉलो करती है। दूसरी बात आज जानेंगे ILO। अक्सर एक शब्द आता है ILO क्या है, तो ILO के बारे में भी हम पूरा डिटेल से जानेंगे और बखूबी यह जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और ILO दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है वही ILO है, ILO ही इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डिफर तो है, कोई ना कोई अंतर है। उस चीज़ को जानना जरूरी है क्योंकि आप एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने की तैयारी में हैं, तो आपको ये सारी बातें जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जो हैं अपने देश से बाहर के देशों में जाएंगे या दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का नॉर्म मिलेगा। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तरीके से आपको काम करना होगा। तो जब तक आपको बखूबी इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और ILO। दोनों में डिस्कशन करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, क्या अंतर है और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की, क्या हम अपने तरीके से इसको मैनेज नहीं कर सकते, क्या कंपनी अपने तरीके से मैनेज नहीं कर सकती, ILO की आवश्यकता क्यों पड़ी जब ये सब कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्न होता है या सब कंपनी है, तो ये इसमें क्या जरूरत है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की। तो डियर स्टूडेंट, इसको जानेंगे क्योंकि यह एक वर्कर का अधिकार भी है, आपका अधिकार है, आपके कौन कौन से अधिकार हैं, ये सभी बातें हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की तो हमारे पास जो है 5 तरह के शब्द, 5 तरह की बातें हमारे सामने घूमने लगती हैं। पहला हेल्थ सेफ्टी, जो बेहद ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वह कोई भी हो। इसके बाद हम बात करें ILO। जैसा कि आप जानते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब इसके बाद आता है एम्प्लॉयर यानी जितने भी कंपनी हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको एक एम्प्लॉयर की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है एम्प्लॉय, जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय और वर्कर। और फिर इसके बाद आता है हमारे पास सेफ्टी एक्ट। अगर इन पांचों को देखा जाए, जो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, इस 5 पॉइंट्स को अगर हम देखें और इस पे कंसीडर करें और फिर जो रिजल्ट आता है वही हमारा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बन जाता है। अब जरा सोचिए कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ये कहता है कि सबसे पहले हेल्थ सेफ्टी जरूरी है, आपका हेल्थ और आपकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। आप कहते भी हैं, अक्सर आप जाते हैं तो यह बात सुनने में आती है, समझने में आती है कि हम कहते हैं सेफ्टी इज द फर्स्ट, यानी सुरक्षा सबसे पहले है। और उस सेफ्टी में इन्वॉल्व क्या होता है, आपकी हर एक चीज इन्वॉल्व होती है। अब हम बात कर लेते हैं ILO क्या है। अगर ये सेफ्टी चलो ठीक है, समझ में आते हैं। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें कुछ बातों को मानने के लिए क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर आपके अगेंस्ट कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि आप सेफ्टी से कोई समझौता नहीं कर सकते। ये इस तरह का हमें विधान देता है, प्राविधान देता है। एम्प्लॉयर जो लोग काम कोई चीज़ शुरू करते हैं, एक तरह की कंपनी है और उस कंपनी के अंदर हजारों लाखों लोग काम करते हैं, तो वह हो गया एम्प्लॉयर। उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वह भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। रहा सवाल एम्प्लॉय एंड वर्कर की, तो वर्कर और एम्प्लॉय की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वह भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। सेफ्टी एक्ट, ये सबसे अहम बात, ये है सेफ्टी एक्ट। यह सेफ्टी एक्ट हमें यानी वर्कर को, एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को, ये सबको एक तरह का रूल्स देता है, एक तरह का नियम, एक तरह का इंस्ट्रक्शन कि आपको यह कार्य करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके आगे इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। ये बेहद जरूरी है। अब हम कुछ और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की जो हिस्ट्री है,
अगर इस चीज़ को हम एक नज़र में देखें तो हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कन्वेंशन, रिकमेंडेशन, अप्लाई, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जनरल ड्यूटी और वर्कर राइट्स। अक्सर आपने इन वर्ड्स को सुना होगा, ये शब्द सुना होगा। अब हम जरा इसमें देख लेते हैं कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन क्या कहता है। अब इसमें क्या है, यह एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ILO जो है, इसने क्या किया था कि सन 1981 में इसे अडॉप्ट किया और उसमें एक सेक्शन बनाया C-155, जिसे आप कहते हैं C-155, ठीक है। इसमें इसके कुछ क्राइटेरिया इसका निर्धारित किया गया, कुछ नियम्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाया गया और इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 से लेकर के यह 19, 20, 21, 22 तक के आर्टिकल्स दिए गए। अब बात कर लेते हैं ठीक इसी तरह से रिकमेंडेशन का था, तो इसमें 164 था। ये भी 1981 में यानी 1981 में इसे अडॉप्ट किया गया, यानी लिया गया, बनाया गया और इसका भी एक निश्चित क्राइटेरिया निर्धारित किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि C-155 और C-164 1981 में बनाया गया, किसके लिए बनाया गया और क्यों बनाया गया? तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये सीधी सी एक प्रश्न हमारे सामने आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, जिसमें हमारा फायर सेफ्टी और जिसमें हमारा हेल्थ सेफ्टी दोनों ही आ जाता है। इसके ऊपर अप्लाई होगा और इसके दायरे में कौन होता है? इन पे तो अप्लाई होता ही होता है, इसके साथ साथ स्पेशली वह जो कंपनी है उसके ऊपर भी लागू होता है। यदि हम किसी व्यक्ति को हायर करते हैं और उस हायर के एवज में हम उसे पैसे देते हैं और फिर वह हमारे लिए काम करता है, तो निश्चित रूप से अगर यह नेचर है तो उस पर यह अप्लाई होगा। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 16 के अंतर्गत, आर्टिकल 16 C-155 में एम्प्लॉयर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि एम्प्लॉयर की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। अगर ये जिम्मेदारियां एम्प्लॉयर पूरा करता है तब तो इस नियम को फॉलो करता है और अदरवाइज अगर नहीं करता है तो फिर उस पे फाइन और तमाम तरह के उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के प्राविधान हैं। अब बात कर लेते हैं वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसी तरह से वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और यह बताता है आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 C-155। यानी हम ये देख रहे हैं कि 16 और 19 ये जो आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल एक जो बता रहा है एम्प्लॉयर की ड्यूटीज बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है? वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है। अब एक शब्द आता है जनरल ड्यूटी। अब ये सब लोग काम कर रहे हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब लोग एक ही डोर से बंधे हुए हैं और वह डोर क्या काम करता है? जिसे हम जानते हैं R-164। इट मीन्स ये जनरल ड्यूटी का एक जो लॉ बनाया गया उसे कहा गया R-164। अब प्रश्न ये उठता है कि C-155 और R-164 दोनों का क्या मतलब है? तो अगर इसको हम सामूहिक रूप से बात करें या मोटे तौर पे बात करें तो ये दोनों C-155 और R-164 ये आपके वर्कर्स राइट हैं, यानी जो लोग काम करते हैं उनका एक अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत वह अपने अधिकार की डिमांड भी कर सकते हैं। तो कब करेंगे? जब आप जानेंगे। और यहाँ एक प्रश्न उठता है, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है? अगर आप HSC ऑफिसर हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं या फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन सब की मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें कन्वेंशन है, रिकमेंडेशन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जनरल ड्यूटी है, वर्कर राइट्स हैं, इन सबको मिलाकर के जो एक ढांचा तैयार किया गया, एक जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसे कहा जाता है यह इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जिसे सारी दुनिया इसे मानती है और सारी दुनिया मानती है, ऐसा रूल भी है। अब अक्सर देखा गया है कि समय समय पे, ये तो हुआ 1981 में ये अप्लाई हुआ, ये शुरुआत हुआ, लेकिन इस समय समय पे काफ़ी इसमें बदलाव भी किए गए। अभी हाल ही में जो है 2019 में इसमें बदलाव हुआ,
फिर उसके बाद से इसके पहले हुआ 2015 में बदला हुआ था, 2017 में बदला हुआ था, 2010 में बदला हुआ था, और उस बदलाव के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स बनाए गए, बहुत सारे चेंजेस भी किए गए, जिसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वह चेंजेस क्या हुए और क्यों बनाए गए। क्योंकि हमेशा से ही जब कंपनी काम करती है, कंपनी के अंदर वर्कर कार्य करते हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर बदली जाती हैं, और क्योंकि हम उससे सबक लेते हैं कि नहीं, ये इस तरह की अगर सिचुएशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काम ही काम को सिखाता है, वर्क ही वर्क को सिखाता है। डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और भी आप लोगों का था कि सबसे हम लोग अगर विदेशों में काम करने जा रहे हैं, बाहर के देशों में काम करने जा रहे हैं, तो हमारा कोर्स स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने स्टडी किया है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं। आपको किसी पार्टिकुलर पर्सन की या पार्टिकुलर की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे तभी कर पाएंगे। सीधी सी बात है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को आपने अगर स्टडी किया हुआ है या इसके सिलेबस को स्टडी किया हुआ है तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो जो हम लोग का क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो आता है, हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि 1981 में कुछ रूल्स बनाए गए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, जिसमें C155, R164 और एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। इन और ILO ने ऐसा प्राविधान बनाया कि यह सबको पूरी दुनिया में जितने लोग काम करेंगे उन सब पर एक समान लागू होगा, और इसे ही इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कहा जाता है। ILO की बात कर लेते हैं, ये क्या है। ILO जो है एक तरह का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी वर्क होते हैं, प्राइवेट वर्क होते हैं या गवर्नमेंट से भी रिलेटेड वर्क होते हैं, उनको उनकी निगरानी करता है और जो रूल्स बनाए गए उन्हें फॉलो करने के लिए वह उन्हें निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। बहरहाल, तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास थे, व्हाट इज इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और ILO। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है, इन सब चीज़ों को समझिए। द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात आए तो हमेशा 5 पॉइंट हमेशा याद रखिए, हेल्थ सेफ्टी और ILO, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और सेफ्टी एक्ट। सेफ्टी एक्ट कौन सा है? C155, R164। कब बनाया गया? 1981 में बनाया गया। क्यों बनाया गया? हेल्थ और सेफ्टी के, यानी सुरक्षा के लिए बनाया गया। यह अप्लाई किस पे होता है? तो यह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर अप्लाई होता है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कौन सा रूल्स है, कब बनाया गया। तो आप शुरुआत में आप बता सकते हैं कि अगर हम बात करें 1981 में, तो आर्टिकल 19 बताता है कि वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए। आर्टिकल 16 बताता है कि एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, और दोनों ही समान रूप से किस पे अप्लाई होगा? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे अप्लाई होता है। अगर वर्कर राइट की बात आए तो वर्कर राइट पे C155 और R164 ये दोनों ही वर्कर राइट है। वर्कर इट मीन्स एम्प्लॉय, यानी जो लोग भी काम करते हैं, एम्प्लॉय हुआ या ये सब फुलफिल उन पे अप्लाई होता है। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है